नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में, आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से जानकारी आपको देते चले, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज कई कार्यक्रम करेंगे। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में होंगे शामिल। ये बड़ा अपडेट आपको देते चले, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आज कई कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है, काउंसिल होने वाली है नीति आयोग की, उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में वर्चुअली हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री और सुबह 10:20 पर ये काउंसिल की बैठक होगी और मुख्यमंत्री आवास से ही वर्चुअली बैठक में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अपने आवास से वर्चुअली जुड़ेंगे। ये बड़ा अपडेट आपको देते चले, नीति आयोग की ये बैठक, ये काउंसिल काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है और पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आपको बताते चलें, इसमें नीति आयोग की जो बैठक होगी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टिहरी की कई विधानसभाओं में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की। इस दौरान कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक शक्तिलाल शाह, विनोद कंडारी, विजय सिंह पंवार और धन सिंह नेगी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण में तेजी लाई जाए और निर्माण योजनाओं की डीपीआर तैयार करने में तकनीकी दक्षता का भी ध्यान रखा जाए। नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री के जरिए की गई 36 घोषणाओं में 19 पूर्ण हो चुकी है और घनसाली विधानसभा क्षेत्र में कुल 32 घोषणाओं में से 23 पूर्ण हो चुकी है। प्रतापनगर विधानसभा में 32 घोषणाओं में से 16 पूर्ण हो गई है। टिहरी विधानसभा क्षेत्र में 34 घोषणाओं में से 21 पूर्ण हो चुकी है और देवप्रयाग विधानसभा में कुल 29 घोषणाओं में से 19 पूर्ण हो चुकी है, जबकि धनौल्टी विधानसभा में 41 घोषणाओं में से 27 पूर्ण हो चुकी है। टिहरी की कई विधानसभाओं में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा करने पहुंचे और लगातार उस बीच ये जानकारी मिली है कि आखिर कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी घोषणाओं का पूर्ण होना बाकी है और कितनी ऐसी घोषणाएं हैं जो पूर्ण हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के 2 दिवसीय हल्द्वानी दौरे में जहां कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि संवाद के तहत विकास के मुद्दे अहम रहे, तो वहीं पर गोलापार में आयोजित अधिकारियों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों को लेकर प्रगति रिपोर्ट ली। वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के भवन लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 26 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो कई विकास की जानकारी उन्हें लोगों ने दी। बताते चले, उत्तराखंड में जहाँ आपदा प्रमुख मुद्दा है, तो वहीं पर विपक्ष के लगातार सरकार पर हमलावर रवैये और आपदा के शहर सरकारी प्रणाली के दुरुस्त नहीं होने पर उनका ये कहना है कि विपक्ष को बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस मामले पर वो नहीं बोल सकते। उनका ये भी कहना है कि केदारनाथ आपदा में विपक्ष के नेता दिल्ली में अपने नेता के फोटो पर लड्डू खिलवाते दिख रहे हैं। उनका ये कहना है कि सरकार आपदा को लेकर लगातार काम कर रही है और वहीं राज्य की एसटीएफ आपदा के मामले में देश में दूसरे नंबर पर है। कवर करने का काम होगा, उनको शिफ्टिंग का काम होगा, उस पर काम चल रहा है। सर, प्रदेश बाकी जो हल्द्वानी शहर में एक बड़ी आवश्यकता महसूस हो रही है कि जो हमारा के लिए नामित किया है। ऐसे ही जो गढ़वाल में सोंग नदी पर जो बांध बन रहा है देहरादून जिले में, उस पर लगभग हमारा 1200 करोड़ रुपए करीब आसपास उस पर खर्चा है। उसको भी भारत सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। हल्द्वानी रिंग रोड का अभी सवाल कर रहे थे, तो अभी हमने एक तो बड़ी जो रिंग रोड बनेगी उसके लिए तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अभी हमने एक कौन सी सड़क है वो कटघरिया वाली, उसको हमने स्वीकृत किया है। कुछ पैसा भी उसके लिए, यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए, उसके लिए पैसा भी हमने स्वीकृत किया है। उसमें अलग अलग फेज में काम होगा, क्योंकि उसमें यूटिलिटी है, बिजली के खंभे हैं, टेलीफोन के खंभे, कुछ और यूटिलिटी नहर है उस पर, तो उसको सारा उसको कवर करने का काम होगा, उनको शिफ्टिंग का काम होगा, उस पर काम चल रहा है। सर, प्रदेश बाकी जो हल्द्वानी शहर में एक बड़ी आवश्यकता महसूस हो रही है कि जो हमारा जो मंडी से लेकर के और अस्पताल जहां हमारा है, या क्या तिराहा बोलते हैं उसको, इस पर जिस तरह का कंजक्शन हो गया है, ये फ्लाईओवर की डिमांड करता है, फ्लाईओवर की डिमांड कर रहा है।
वहाँ की व्यवस्था ठीक करने के लिए तो हमने जिलाधिकारी से कहा है कि आप वहाँ जो जितने भी व्यापारी हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उनसे बातचीत करके, उनसे परामर्श करके उनकी राय ले लीजिए उसमें, ताकि उस दिशा में आगे बढ़ा जाए। तो साथ में आईएसबीटी के लिए क्या कहना चाहते हैं सर? आईएसबीटी अभी राज्य में लगभग 3.25 लाख के करीब लोग वापस आए हैं और उसमें हर कैटेगरी के लोग हैं। कुछ लोग विदेशों से भी आए हैं, कुछ लोग देश में अच्छे प्राइवेट किसी अच्छी फर्म में काम कर रहे थे, वो भी लौटे हैं। हॉस्पिटलिटी में बहुत सारे लोग थे, वो वापस लौटे हैं और कुछ अन्य लोग, कई, मैंने कहा कि उसमें कई कैटेगरी है और इसलिए हमने तमाम तरह की योजनाएं राज्य में संचालित की है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है MSY, उसमें 150 किस्म के काम है कि जो आप कर सकते हैं और वो MSME जो हमारी पॉलिसी है उससे गवर्न है। हमने होम स्टे योजना, आपको, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पास लगभग इस समय 2700 से करीब होम स्टे रजिस्टर हो गए। अच्छा उसमें काम इस बीच में प्रगति हुई है। हमने जो 1 लाख 5 लाख रुपए तक और 3 लाख रुपए का ऋण है, हमने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में 10,000 प्लांट्स के लिए हमने योजना में रखा है। हमने जो मोटर बाइक टैक्सी उत्तराखंड राज्य गोवा के बाद दूसरा राज्य है कि जहां पर हमने मोटर बाइक टैक्सी, उसका 2। इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के तीसरे स्थान के लिए पुरस्कृत की गई उत्तराखंड की झांकी को गढ़ी कैंट स्थित संस्कृति विभाग के म्यूजियम में रखा गया। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड की झांकी के जरिए कई बार परेड में हिस्सा लिया गया, लेकिन इस बार ये पहला मौका है जब उत्तराखंड की झांकी को पुरस्कृत किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे राज्य के लिए गौरव की बात बताते हुए झांकी को संस्कृति विभाग के म्यूजियम में संरक्षित किए जाने के निर्देश दिए थे। पर्यटन एवं संस्कृति सचिव दिलीप जावलकर ने गढ़ी कैंट में बन रहे संस्कृति विभाग के म्यूजियम का निरीक्षण कर झांकी को रखे जाने के लिए स्थान निर्धारित किया। सचिव दिलीप जावलकर ने अधिकारियों को उक्त झांकी के उचित रखरखाव के निर्देश दिए। राजपथ नई दिल्ली गणतंत्र दिवस समारोह में सूचना विभाग के जरिए उत्तराखंड राज्य की ओर से केदारखंड की झांकी को प्रदर्शित किया गया था। इससे लोगों के जरिए उसे काफी सराहा गया। हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के संबंध में पुलिस मुख्यालय देहरादून में पुलिस विभाग की अहम बैठक हुई। डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में इस बैठक में भीड़ प्रबंधन, यातायात प्रबंधन, कानून व्यवस्था समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक समापन के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने ये बताया कि कुंभ के दौरान सभी राज्यों में कोऑर्डिनेशनल जो है बन रखे हैं। इस उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, NIA, रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों समेत प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आज हमने कुंभ 2021 के दृष्टिगत सभी बॉर्डर स्टेट जितने हमारे हैं जिनका कुंभ में महत्वपूर्ण रोल रहता है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बैठक की। इसमें यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, इतने राज्यों की पुलिस, उनके IG और ADG लोग आए और जो केंद्रीय एजेंसीज हैं उनके भी कुछ हमने रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बुलाए और बहुत ही विस्तार से भीड़ प्रबंधन, यातायात प्रबंधन, जो डाइवर्जन स्कीम्स लागू होनी है, कंटिजेंसी स्कीम्स लागू होनी है और लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात हो, सोशल मीडिया के कोई इश्यूज हों, जो एंटी सैबोटाज के कोई इश्यूज हों, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, इन सब के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही साथ जो नई कोविड की नई चुनौती है उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई और बड़े महत्वपूर्ण निर्णय इस मीटिंग में लिए गए और आपसी समन्वय जिससे बना रहे, इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा कि सभी स्टेट्स के आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। सर
उत्तराखंड में बढ़ती महंगाई और नए कृषि कानून के विरोध में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी के तहत कांग्रेस प्रदेश भर में पदयात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने ये बताया है कि प्रदेश भर के सभी जनपदों में महंगाई और कृषि कानून के विरोध में कांग्रेसी पदयात्राएं निकालेगी। इसके बाद 22 फरवरी को ब्लॉक मुख्यालय पर इन्हीं मुद्दों पर प्रदर्शन और पदयात्राएं होंगी। इस दौरान उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने मांग को पूरा नहीं किया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। नहीं राहुल गांधी जी का। तो वहीं देश भर में पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी के तहत देहरादून में युवा कांग्रेस की ओर से पेट्रोल पंप के बाहर एकत्रित होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो वहीं पर युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष भूपेंद्र नेगी ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से बेरोजगारी बढ़ने के साथ ही महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है, जिसके विरोध में युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन जल्द महंगाई पर काबू न पाए जाने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं जसपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर इकट्ठा होकर नगर के मुख्य मार्ग पर सुभाष चौक तक जुलूस निकाला और सभा कर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। कांग्रेसियों ने कहा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी का जीवन यापन करना दुश्वार हो गया है। बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल होती नजर आ रही है। उसी के साथ उन्होंने कहा कि आंदोलन में किसान शहीद हो रहे हैं। केंद्र सरकार तीनों कृषि बिलों को वापस नहीं ले रही, इससे देश की जनता परेशान है। इसके बाद कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार का पुतला दहन भी किया। कांग्रेस त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर रही है। कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। चार्जशीट तैयार करने के संबंध में कांग्रेस मुख्यालय में चार्जशीट कमेटी की दूसरी बैठक हुई है, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश, चार्जशीट समिति के अध्यक्ष नवप्रभात समेत अन्य कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। वहीं बैठक समापन के बाद प्रीतम सिंह ने यह कहा है कि कांग्रेस के पास मुद्दों की भरमार है। कांग्रेस जल्द चार्जशीट तैयार कर जनता के बीच लेकर आएगी। तो वहीं सोशल मीडिया पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत कांग्रेस ने ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन की शुरुआत कर दी है। अभियान के तहत कांग्रेस देश भर में पार्टी की विचारधारा से जुड़े 5 लाख सोशल मीडिया वॉरियर्स तैयार करेगी। उसी के साथ एआईसीसी के आह्वान पर उत्तराखंड में कांग्रेस ने अभियान की शुरुआत कर ली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश और सोशल मीडिया विभाग की प्रदेश अध्यक्ष शिल्पी अरोड़ा ने उत्तराखंड के अभियान को लॉन्च किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि पार्टी ने हर लोकसभा सीट पर कम से कम 1000 सदस्य नियुक्त करने का लक्ष्य रखा है। सदस्य के रूप में चयन व्यक्ति के प्रदर्शन के आधार पर होगा। अभियान से जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर भी जारी किया जाएगा और इस अभियान को बूथ स्तर तक चलाया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड में कोरोना अपडेट आपको देते चलें। उत्तराखंड में 26 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में 57,031 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है और राज्य में 68 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। यानी कि राज्य में अब तक 93,407 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए हैं और फिलहाल के लिए कोरोना के कुल 495 एक्टिव केसेस हैं और राज्य में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है, जिससे ये आंकड़ा अब हो जाता है 1,686।
तो उत्तराखंड में कोरोना को लेकर किस तरह की स्थिति है, उसको लेकर तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि अगर देवभूमि उत्तराखंड की बात की जाए तो कोरोना की रफ्तार धीमी होती नजर आ रही है। जहां ये आंकड़ा सैकड़ों में था, फिर अर्ध सैकड़ा रहा और उसके बाद अब लगातार कटौती आंकड़ों में होती नजर आ रही है। 26 केसेस मात्र उत्तराखंड से सामने आए हैं और जिसमें रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। सिर्फ 2 लोगों की जान जाने की जानकारी मिल रही है कोरोना के कारण और उसी के साथ 26 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। जिलाधिकारी पौड़ी का पदभार संभालने के बाद जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडी ने जिला योजना की पहली समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिला योजना, राज्य योजना, केंद्र पोषित योजना पर समीक्षा की गई। इसके साथ ही 20 सूत्रीय क्रियाक्रम की भी बैठक में समीक्षा की गई है। जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडी ने यह बताया है कि जनपद परिव्यय 69 करोड़ रुपए का है, माफी चाहेंगे 79 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 75 करोड़ रुपए की धनराशि जनपद को मिल गई है, जिससे जनपद में विकास योजनाओं पर काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि जनपद में चल रही योजनाओं में से 90 योजना का काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि शेष योजनाओं में काम लगातार जारी है। आज हमने फर्नीचर का जो आउटले है उसके हिसाब से हमको प्रगति दिखाना चाहिए। मार्च के हिसाब से हमको अगर 5% 10% का, लेकिन मार्च के बियॉन्ड आप कोई भी कार्य को अवशेष कार्य के रूप में मत लेके जाइए। खासतौर पर पैसा अवेलेबल जनपद में तो खर्च कर लिया जाए। खबर बैरीनाथ से है। पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत सईगढ़सियारी से भुलकी अधियाली मोटर मार्ग की निर्माण सिडकुल कंपनी के जरिए पिछले 1 साल से ये किया जा रहा है। कई दिनों से ग्रामीणों और विभाग के बीच दूसरे स्थान से सड़क काटी जा रही है। इस बात को लेकर विवाद भी चल रहा था। विभागीय अधिकारी पुलिस बल के साथ साथ नए स्थान से सड़क काटने को लेकर मौके पर पहुंची तो महिलाओं और स्थानीय ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई और वो मौके पर पहुंच गए और जेसीबी दूसरे स्थान से सड़क काटी जा रही जताना शुरू कर दिया है कि दूसरी जगह से सड़क काटी जा रही है। इस दौरान नायब तहसीलदार हिमांशु जोशी और सिडकुल के अधिकारियों के साथ महिलाओं की काफी देर तक बहस होती रही। महिलाओं ने यह आरोप लगाया है कि विभाग बिना इस मार्ग के स्वीकृति के सड़क का निर्माण कार्य कर रहे हैं और इस दौरान नायब तहसीलदार ने महिलाओं और ग्रामीणों को समझाया कि उनकी नाप भूमि में बिना उनके अनुमति के सड़क नहीं काटी जाएगी। ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। विकासनगर द्वारा धोखाधड़ी से केनरा बैंक में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चेकबुक जारी करवाकर बैंक से 5,30,000 रुपए निकालने वाले एक शातिर युवक को गिरफ्तार किया गया। रविंद्र सिंह निवासी अजीत नगर विकासनगर ने कोतवाली विकासनगर को तहरीर देकर यह बताया कि केनरा बैंक की शाखा विकासनगर से कार लोन की कार्रवाई के दौरान साहब सिंह के जरिए बैंक कर्मी से मिलीभगत कर उसकी आईडी का इस्तेमाल कर उसके पुराने खाते को पुनर्जीवित कर कार्रवाई करा ली और कार लोन के आवेदन पर साहब सिंह ने अपना मोबाइल नंबर दर्ज करवा दिया ताकि भविष्य में बैंक के एसएमएस रविंद्र सिंह को प्राप्त न हो सके, जिसके बाद साहिब सिंह द्वारा उपरोक्त खाते से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 5,30,000 रुपए निकाल लिए गए। खबर रामनगर से है। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 13 साल बाद पक्षियों की गणना का कार्य संपन्न हो चुका है। कॉर्बेट की 12 रेंजों में 24 टीमों ने 3 दिन तक अलग अलग जगह पक्षियों को चिन्हित कर उनकी प्रजातियों के बारे में जाना। कॉर्बेट रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने यह बताया है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 600 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। सीटीआर निदेशक राहुल कुमार ने यह बताया है कि 16 से 18 फरवरी तक कॉर्बेट पार्क में पक्षियों की प्रजातियों की गणना की गई। इसमें उन सभी पक्षियों की गणना की गई है जो सर्दियों में दिखाई देते हैं। इसमें प्रवासी पक्षी की क्या प्रिंसेस हैं और उससे भी मॉनिटर किया गया है। बरसात में इस कार्य को दोबारा दोहराया जाएगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पूरे लैंडस्केप में पक्षियों की क्या चेकलिस्ट है उसे भी तैयार किया जाएगा।
स्वच्छ भारत अभियान को सरकार के ही अधिकारी कर्मचारी किस तरह से पलीता लगा रहे हैं, इसकी पोल खुलती तस्वीरें लक्सर के सेठपुर के सरकारी बारात घर में नजर आई हैं। यहां बारात घर पूरी तरह से कूड़ा घर में तब्दील हो गया है। बारात घर में लोगों ने न सिर्फ गोबर के उपले पात रखे हैं, बल्कि कूड़ा गंदगी भी यहां पर देखने को मिल रही है। बारात घर को देखकर ऐसा लगता है जैसे इससे ही कूड़ा टॉन्चिंग ग्राउंड बना दिया गया हो। हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया और मौके पर मौजूद ग्रामीणों से भी बातचीत की। क्या कहा ग्रामीणों ने, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ तो भारत सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च करके देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में लगी हुई है, वहीं कहीं ना कहीं अधिकारी और उनसे जुड़े लोग इस पूरे अभियान को पलीता लगा रहे हैं। हम मौजूद हैं लक्सर के सेठपुर गांव में। यहाँ कई लाख रुपए की लागत से बनाया गया बारात घर का क्या हाल है, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा। और ये तस्वीर पूरी पोल खोल देंगी कि किस तरह से यहाँ गंदगी का अंबार है और कितने बुरे हालात हैं। आप देखेंगे, मैं कैमरा में से कहूँगा इस तरफ देखो, ये इस पूरे बारात घर को उपला घर बनाया गया, यानी ये गोबर के उपले यहाँ बना दिए गए हैं। इसके अलावा इसके किनारे पर आप देखेंगे, इधर से मैं दिखाऊंगा, तो देखो कूड़े के ढेर किस तरह से लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ कई लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के रहने। ये बारात घर कब बना था? इसे तो हो गया जी 12-13 साल। 12-13 साल। कितनी बारात ठहरी इसमें? इसमें 2 बारात अब तक को ठहरी। अच्छा, अब जो ये गंदगी इसमें लगी हुई है, किस तरह का यहाँ अंबार है, क्या कहेंगे इसके बारे में? उसके बाद में तो भाई ऐसे ढेर लग गया था, यहाँ से कोई कहने वाला ही नहीं है। तो मतलब प्रधान को ध्यान देता? कोई नहीं यहाँ ध्यान दे रहा जी। तो गरीब लोग जिनके लिए सरकार ने ये सोच कर बनाया था कि भाई इसमें गरीब लोगों की बारात रुकेगी, कोई ऐसा फंक्शन प्रोग्राम जो गरीब लोग जिनके पास अब ऐसा आसरा नहीं है, वो किस तरह विचारा कर रहे होंगे भाई? वो कहीं और ठहरा रहे अपने गाँव में, एक क्रिया से चल रहा काम। अजय परेशानी बहुत। आपका नाम क्या है? रविलाल जी, आप भी गाँव के हैं और इसके हालात को आप देखकर आपको लगता नहीं कि यहाँ से इससे बीमारी फैलने की स्थिति है? पक्की फैल लगेगी। तो कोई शिकायत नहीं करता? शिकायत क्या शिकायत में सब ऐसे ही हो रही है, प्रधान में से ही हो रहे। मतलब कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपका नाम क्या है? सोरन जी, आप भी कुछ कहोगे इसके बारे में? तो गंदगी देख रहे जी कई साल से, हम तो और क्या कह रहे हैं। गंदगी देख रहे हैं आप कई साल से, अब देखो। अब मैं कैमरा मैन से कहूंगा कि इधर भी दिखाएं आप ये हालात, इसके अंदर से देखो आप, इस तरह आप इसमें घुस नहीं सकते हैं, इतनी बुरी यहाँ दुर्गंध फैल रही है। तो ये बारात घर का हाल है। अब क्या कहेंगे? और दूसरी तरफ आप देखोगे ये कूड़े का ढेर, इसकी एंट्री गेट पर भी, इस एंट्री गेट पर भी आप इसमें घुस नहीं सकते हैं। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं सरकार की तमाम योजनाओं को उनके जिम्मेदार लोग ही पलीता लगा रहे हैं। इस बारात घर की तरफ कोई आकर झांकता नहीं है और इसीलिए इसके हालात बने हुए हैं। कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, उपले बना करके बाकायदा का यूज कर रहे हैं। और बाकी रही बात गांव की, चूंकि गांव सटा हुआ, तो ये गंदगी कहीं ना कहीं लोगों के लिए घातक बीमारी, इससे मक्खी मच्छर पैदा हो रहे हैं, तो ये बीमारी भी बढ़ा रही है। दूसरी तरफ स्वच्छ भारत के नारे को भी यहाँ कहीं ना कहीं उस अभियान को भी पलीता लग रहा है। बड़ा सवाल है कि कब तक इस पर कोई ध्यान देगा, कब कार्रवाई होगी, कब इस बारात घर को इसके सही रूप में लाया जाएगा। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। कोरोना महामारी से हर कोई उसकी मार झेलता रहा। उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। हालांकि अब कहीं ना कहीं इस पर जो है लगाम लगती नजर आ रही, लेकिन कोरोना काल में जहां लोग मार झेल रहे थे, वहां पर अफसर लग्जरी कार खरीदने में लगे हुए थे। इस रिपोर्ट में देखिए। जब देवभूमि में कोरोना महामारी से मचा था हाहाकार, उत्तराखंड की जनता झेल रही थी लॉकडाउन की मार, तब स्वास्थ्य विभाग कर रहा था बजट का बंटाधार। अफसरों ने खरीदी थी 3 करोड़ की 36 लग्जरी कार। जब उत्तराखंड वासियों पर कोरोना महामारी काल बनकर टूट रही थी, हर तरफ हाहाकार मचा था। लॉकडाउन के शिकंजे में कसे लोग 2 वक्त के निवाले के लिए तरस रहे थे। तब उत्तराखंड के स्वास्थ्य महकमे में बैठे नौकरशाह मौज कर रहे थे। सिस्टम को शर्मसार करने वाला ये खुलासा आरटीआई से मिली जानकारी में हुआ है, जिसमें पता चला है कि कोरोना काल के दौरान उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने अपने अधिकारियों के लिए 2 करोड़ 82 लाख रुपए की 36 लग्जरी कार खरीद दी। स्वास्थ्य महानिदेशक कार्यालय के लिए 15 लाख की 1 लग्जरी इनोवा कार खरीदी गई। महानिदेशक, निदेशक, अपर निदेशक और वित्त निदेशक के लिए 8 लाख रुपए प्रति कार के हिसाब से 56 लाख रुपए की 7 लग्जरी कार खरीदी गई। निदेशक गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के लिए 16 लाख खर्च कर 2 लग्जरी कार खरीदी गई।
प्रदेश के सभी 13 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के लिए 8 लाख रुपए प्रति कार की लागत वाली 1 करोड़ 4 लाख रुपए की 13 कारें खरीदी गयी। इसके अलावा कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के लिए 7 लाख रुपए प्रति कार के हिसाब से 13 कारें 91 लाख रुपए के बजट से खरीदी गयी। हल्द्वानी के गौलापार निवासी आरटीआई कार्यकर्ता रविशंकर जोशी ने कोविड-19 के दौरान हुए खर्च की जानकारी मांगी थी, जिसमें यह खुलासा हुआ है। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग देहरादून द्वारा जो आरटीआई से जो जानकारी और दस्तावेज भेजे गए, उनके अध्ययन से जानकारी निकल के आई है कि करीब 35 की संख्या में ये लग्जरी गाड़ियां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के लिए खरीदी गई है। मतलब इसमें सियाज और इनोवा जैसी इन लग्जरी गाड़ियों की खरीद पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 23 मार्च 2020 को उत्तराखंड शासन ने इन गाड़ियों की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की है। अब इस लेटर को भी देख लीजिए। ये लेटर साल 2019 का है, जो नैनीताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्वास्थ्य महानिदेशक को लिखा था। इसमें साफ लिखा है कि अस्पताल में स्टाफ की कमी है, लेकिन स्वास्थ्य महानिदेशक ने इस लेटर को गंभीरता से लेने की जरूरत ही नहीं समझी। स्वास्थ्य विभाग के इस कारनामे के खुलासे के बाद एक बार फिर उत्तराखंड सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। त्रिवेंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला जा रहा है। कभी आपने उधार लेकर के घी खाया है? उत्तराखंड की सरकार यही काम कर रही है, उधार लेकर के घी खा रही है। घर में नहीं है दाना, अम्मा चली बुलाने, मतलब खजाना खाली है। 5-5 महीने तक परिवहन निगम के लोगों को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। एडेड कॉलेजेस, जो डिग्री कॉलेजेस हैं, चाहे इंटर कॉलेजेस हैं, जो अनुदान प्राप्त हैं, उनको आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं और लग्जरी गाड़ी खरीद रहे हैं। कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, डॉक्टरों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है सरकार के पास, और उस पर ये फिजूल खर्ची की जा रही है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो हमारे पहाड़ के जो युवा है, जो हम ये कह सकते हैं पर्यटन के क्षेत्र में जिन्होंने गाड़ियों का काम किया हुआ है, उनको ये काम दिया जा सकता था, टेंडर किए जा सकते थे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों को पढ़ने के लिए हिंदी खबर की वेबसाइट www.hindikhabar.com पर विजिट करें। नमस्कार।